सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनेशन। आज हम बात करने वाले हैं सिनर्स मूवी की, जो कि रिलीज़ हुई है 2025 में। ये मूवी एक हॉरर और थ्रिलर मूवी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो साल 1932 के मिसिसिपी डेल्टा की गर्म और भारी हवाओं से सराबोर एक नस्ल भेदी अमेरिका ग्रामीण दक्षिण में शुरू होती है ये कहानी, जहाँ सामाजिक भेदभाव, धार्मिक कट्टरता और नस्ली हिंसा का बोलबाला है। यह वह समय है जब अमेरिकी अफ्रीकी समुदाय अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है और संगीत, विशेषकर ब्लूज, उनकी आत्मा और आवाज़ बना हुआ है। इसी वातावरण में दो भाई, स्मोक और स्टैक मूर, शिकागो के गैंगस्टर अंडरवर्ल्ड और वर्ल्ड वॉर के काले अनुभवों से गुजरकर अपने गांव लौटते हैं। उनके साथ आता है उनका चचेरा भाई सैमी, प्रीचर बॉय मूर, जो एक अद्वितीय ब्लूज गायक हैं, लेकिन अपने धार्मिक पिताजी के दबाव में चर्च का पादरी बना हुआ है। स्मोक और स्टैक एक सपना लेकर आए हैं कि वो एक ब्लूज जुग जॉइंट बनाएंगे, जहां कला, आज़ादी और संगीत से जीवन में रंग भरे जाएंगे। वे एक पुरानी सॉ मिल खरीदते हैं, जो पहले क्लू क्लक्स क्लान के लोगों की मिल थी, और वहां एक शानदार जुग जॉइंट की नींव रखते हैं। उनके साथ है गांव के और भी कई साथी, जैसे ग्रेस चाउ, बो चाउ, जो खान पान और निर्माण कार्य में मदद करते हैं, कॉर्न ब्रेड, जो कि बाउंसर की भूमिका निभाता है, और डेल्टा स्लिम, जो एक पियानो वादक है जो शराब और अतीत के दुखों में डूबा हुआ है, लेकिन जब मंच पर बैठता है तो आत्मा की लय निकालता है। शुरुआत में सैमी संगीत को अपनाने में हिचकिचाता है, क्योंकि उसके पिता उसे पवित्र कार्यों के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन जब वह पहली बार मंच पर जाकर गिटार उठाता है, तो वह अनुभव करता है कि उसका संगीत सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि आत्माओं को छूने की ताकत रखता है। जैसे जैसे जुग जॉइंट की लोकप्रियता बढ़ती है, वैसे वैसे लोगों की नज़रों में यह जगह खटकने लगती है। उसी समय गांव में एक रहस्यमयी व्यक्ति की एंट्री होती है, जिसका नाम रेमिक है। वह एक सफ़ेद आयरिश व्यक्ति है जो दिखने में सामान्य लगता है, लेकिन जल्द ही सामने आता है कि वह एक वैम्पायर है। उसकी दिलचस्पी सैमी के संगीत में है। रेमिक समझता है कि सैमी का संगीत उसे इतनी शक्ति है कि वह वैम्पायर समुदाय को अमरता और ऊर्जा दे सकता है। इसलिए वह जुग जॉइंट के आसपास मंडराने लगता है। वह धीरे धीरे लोगों को अपने वश में करना शुरू करता है और ब्लैक समुदाय के कुछ कमज़ोर लोगों को अपने जाल में फंसाता है। वहीं स्मोक अपनी पूर्व पत्नी एनी के साथ फिर से संबंध बनाने की कोशिश करता है, जो अब एक बच्चे की मां है और गांव लौट आई है। स्टैक अपने पुराने प्यार मैरी की वापसी से भावनात्मक रूप से असमंजस में है, लेकिन सभी रिश्तों और जज्बातों के बीच संगीत और जुग जॉइंट को लेकर जोश और जुनून बना रहता है। ग्रैंड ओपनिंग की तैयारियां जोरों पर होती है और वह दिन आता है जब पूरा गांव जश्न के लिए इकट्ठा होता है और काले सफ़ेद सभी लोग पहली बार एक साथ होते हैं। स्टेज पर जब सैमी गिटार उठाकर पहला सुर छेड़ता है, तो वहां उपस्थित लोगों पर जादुई असर होता है। दर्शक की आंखों में अतीत के दृश्य कौंधते हैं, जैसे समय की सीमाएं मिटने लगती हैं। लेकिन उसी समय रेमिक अपने असली रूप में आ जाता है और वैम्पायर साथियों के साथ हमला करता है। स्टेज के पीछे से खून की चीखें गूंजती हैं और जुग जॉइंट युद्ध के मैदान में बन जाता है। स्टैक लड़ाई में घायल होकर वैम्पायर में बदल जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह किस ओर है। डेल्टा स्लिम पियानो बजाते बजाते अपनी अंतिम सांसें त्याग देता है। उसका मरना संगीत के बलिदान की तरह दर्शाया गया है। स्मोक और सैमी मिलकर रेमिक का सामना करते हैं। रेमिक चाहता है कि सैमिक उसके लिए संगीत बजाए ताकि वह अपनी पूरी ताकत से जाग सके, लेकिन सैमी इससे इनकार करता है और स्मोक के साथ मिलकर रेमिक को मारने की योजना बनाता है। एक भीषण युद्ध के बाद स्मोक रेमिक को आग के हवाले करता है, लेकिन खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है और मर जाता है। उसकी मौत का दृश्य बेहद भावनात्मक होता है, जहां एनी
और उसकी बेटी उसका हाथ पकड़कर आंसू बहाते हैं और बैकग्राउंड में सैमी की गिटार की धुन चलती है। सैमी अंत में अपने भाई के बलिदान से टूट चुका होता है, लेकिन फिर भी वह जुक जॉइंट को बंद नहीं करता। वह अपने दर्द को संगीत में ढालता है और गांव के लोगों के लिए गाता है। फिल्म के अंत में दिखाया गया है कि मैरी और स्टेक अब वैम्पायर बन चुके हैं, लेकिन अब भी इंसानियत की थोड़ी सी लौ उनमें बाकी है। वहीं सैमी अपने संगीत से लोगों को जोड़ता रहता है। एक मिड क्रेडिट सीन में 1992 के बुजुर्ग सैमी एक शिकागो क्लब में गा रहे होते हैं। तभी स्टैक और मैरी आते हैं। वो उसे अमरता का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन सैमी मना कर देता है। वह कहता है कि इंसान के रूप में जीने और मरने का अपना सौंदर्य है और संगीत उसके लिए वही साधन है जो अपनी आत्मा को मुक्त कराता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में वह एक और पुराना ब्लूज नंबर दिस लिटिल लाइट ऑफ माइन गाते हैं और दर्शकों में बैठे कई पुराने चेहरे जीवित और मृत आत्माओं की तरह सामने आ जाते हैं। फिल्म का अंतिम संदेश यह है कि संगीत न केवल मनोरंजन है, बल्कि यह आत्मा की आवाज़ है जो समय, मृत्यु और पापों से परे जाकर इंसान को छूती है। सिनर्स 2025 की एक हॉरर फिल्म ही नहीं, बल्कि यह एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण है जो एक सिनेमा, नस्ली उत्पीड़न, आध्यात्मिकता, संगीत और सामाजिक मुक्ति को एक साथ पिरोता है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बेहद भव्य है। शूटिंग 70 mm IMAX कैमरास पर की गई है, जिससे 1930 के दशक के मिसिसिपी की जीवंतता और उदासी को एक साथ कैद किया गया है। संगीत में लाइव ब्लूज रिकॉर्डिंग का उपयोग किया गया है और इसे लुडविग गोरानसन और उनकी पत्नी सेरेना ने तैयार किया है। फिल्म का निर्देशन किया है रायन कुगलर ने और मुख्य भूमिका में है माइकल बी जॉर्डन, जिन्होंने डबल रोल निभाया है। उनके अलावा माइल्स कैटन, वनमी मोसाकू, एली स्टैनफील्ड और जैक ओ'कॉनेल की भूमिका भी बहुत प्रतिभाशाली है। सिनर्स को आलोचकों से भारी सराहना मिली और इसे साल की सबसे असरदार फिल्मों में से एक माना गया है। रॉटन टोमेटो पर इसकी रेटिंग है 97% और बॉक्स ऑफिस पर यह $364 मिलियन कमा चुकी है। फिल्म को उसके लेखन, निर्देशन, अभिनय और संगीत के लिए अनेक पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया है और यह फिल्म काले अमेरिकियों की सांस्कृतिक आत्मा की एक और अमर गाथा के रूप में उभरी है। सिनर्स दिखाती है कि पाप केवल कर्म नहीं, बल्कि कभी कभी परिस्थितियाँ, इतिहास और संघर्ष भी पाप की परिभाषा में आते हैं। लेकिन अगर आत्मा जिंदा है और संगीत बजाता है, तो पापों के बीच भी मुक्ति की राह निकलती है। यही इस फिल्म का केंद्रीय संदेश है, जो हर दर्शक को झकझोर देता है और दिल में उतर जाता है। तो ये था फ्रेंड्स सिनर्स मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।